हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 12 वन हमारी जीवन रेखा। तो वन हमारी जीवन रेखा कैसे वन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे पर्यावरण के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे अन्य जीव जंतु वन पर डिपेंड करते हैं, तो सब कुछ जानेंगे। तो इससे पहले भी हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब ये चैप्टर फिनिश होने वाला है आज के पार्ट में। तो अगर आपने इस चैप्टर के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस चैप्टर के दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सब कुछ हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं वनों के बारे में, और पार्ट 2 में भी हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, उसमें यहाँ से दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू के वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। तो दोपहर हो चुकी थी। टीबू ने बताया कि वापस जाने के लिए यहाँ से और भी रास्ते हैं। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लग गई और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। तो जब वनों में वर्षा होती है, आपको मैंने पहले ही पार्ट में बताया कि जो वन की भूमि थी उसको जो पेड़ पौधे थे उन्होंने एकदम छतरी नुमा टाइप में पूरा वनों को ढक रखा था। जो पेड़ों की जो पत्तियाँ थी, तने थे, तो इस तरीके से पूरा पेड़ वन जो था पेड़ों की पत्तियों से ढका हुआ था। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ, वर्षा की जो बूंदें थी वो सीधे भूमि पर नहीं पड़ी। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विक्षिन्न कर रही थी और अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। जो वन है, जब ऊपर से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, वर्षा की जो बूंदें थी उनको क्या कर रही थी कि विच्छिन्न कर रही थी, मतलब उनको छोटी छोटी बूंदों में विभाजित कर रही थी। तो वो बन गई थी छोटी छोटी फुहार। तो फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। तो उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई तो उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई थी, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव मतलब वन में कहीं भी जल इकट्ठा नहीं हुआ। बूझो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। तो उसने तो बिल्कुल सही सोचा कि अगर ये बारिश किसी शहर में हुई होती तो ज़रूर इतनी बारिश हुई होती कि सड़कें और नालियाँ जो हैं वो भर गई होती। जब आपके शहर में कई घंटों उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। तो जैसे कि वर्षा का जल है वो वनों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है और उसे अविस्रावित होने देते हैं। मतलब जो वन की जो भूमि होती है वो जल को सोख लेती है पूरा, या वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब ये पूरे साल जो हमारे भूमि के जल स्तर को है उसको ऊपर बनाए रखता है, जल स्तर को मेंटेन रखने में सहायता करता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों के जल प्रवाह को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। यदि तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है तो वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः जो वृक्ष है या उसके अन्य पौधों के जो मूल हैं वो सामान्यतः क्या होगा, मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं। तो आपने देखा कि वन जल के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं, मतलब बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं, और जो वर्षा का जल है उसको भी संरक्षित करते हैं, और मृदा की जो ऊपरी परत है उसको उपजाऊ बनाते हैं और मृदा की ऊपरी परत को क्षति
नहीं पहुंचा सकती है बारिश। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे भी रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लेकिन अगर वन ना हो तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी, वर्षा जल के साथ बह जाएगी लौटते समय। और यही जो मिट्टी होती है जो पानी के साथ बह जाती है, इसी को हम मृदा का अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन होना। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़कों के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेता है। तो वन ऐसे हमें एक लाभ और है कि वन जो सड़क पे वाहन चलते हैं उनके शोर को अवशोषित कर लेता है। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काट कर उपलब्ध किए गए थे। मतलब उन्हें वहाँ पे जो लोग गांव बसा था पूरा, वो भी वनों को काट कर बनाया गया था। तो टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब क्या हुआ था। जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण के लिए, औद्योगिक विकास के लिए लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव होना शुरू हो गया, जिससे वे लुप्त होने लग गए। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था और वहां पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण क्या हो रहे थे, लुप्त हो रहे थे। तो उनके दादाजी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो वनों का नुकसान किस तरीके से मानव अपने उन्नति के लिए करता है या अपने विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए करता है, तो ये भी आपने देखा कि वन लुप्त होने की कगार पर हैं। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित भी रख सकते हैं, साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। तो प्रोफेसर ने बताया कि अगर हम सावधानी और समझदारी से काम लेंगे तो हम वनों को संरक्षण भी कर सकते हैं और अपने विकास कार्यों को भी कर सकते हैं। मतलब जितने पेड़ों को, पौधों को हम काटते हैं, उतने ही पौधों को हम अगर लगा देते हैं तो इससे बैलेंस बना रहेगा। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से एक सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है कि वन हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, मृदा की सुरक्षा भी करते हैं, जंतुओं को आश्रय भी देते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर भी बनाए रखते हैं। वन औषधीय पादपों और काष्ठ मतलब लकड़ी और अन्य उपयोगी चीज़ों के स्रोत भी होते हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। तो वनों को हमें लुप्त नहीं होने देना है, वनों को हमें संरक्षित करना है। तो अब पढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी। और ही हमारा ये चैप्टर जो कि है क्लास 7th का, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वनों से हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, मतलब हमें वनों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र होता है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है वन में, वो वृक्षों के शिखर बनाते हैं, उसके बाद झाड़ियाँ बनाती हैं और उसके बाद शाक वनस्पतियाँ सबसे नीचे की परत को बनाती हैं। वनों से वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं, परिवर्तित होते हैं और उनका पुनर्जनन होता है। वन मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। अपरदन का मतलब होता है मृदा का क्षय होना। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में भी सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को उनके वन
क्या करते हैं, वहाँ के जो वन्य क्षेत्र हैं उनमें वास करने वाले समुदायों को उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार भी प्रदान करते हैं। वन क्या करते हैं, जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को भी नियमित कर रखते हैं। मतलब वन जो हैं वो जल चक्र को भी बनाए रखते हैं, जलवायु को भी बनाए रखते हैं और वायु की गुणवत्ता को भी बनाए रखते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 12 है वन हमारी जीवन रेखा, कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से हमने क्लास 6 एनसीईआरटी के सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी के भी हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमारे पास एक चैप्टर बचा हुआ है, 13 चैप्टर क्लास 7 एनसीईआरटी का बचा हुआ है, और इसके बाद हम ऑल चैप्टर्स की समरी करेंगे एक साथ, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास 8th की एनसीईआरटी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए इस वीडियो का PDF तो टेलीग्राम लिंक भी दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।